प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है संसाधन एवं विकास। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि संसाधन कहते किसे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे संसाधन कहते किसे। देखिए प्रकृति में मौजूद प्रत्येक पदार्थ जिसका उपयोग कर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। यानी प्रकृति में जो भी देखिए प्रकृति ने जो भी पदार्थ बनाए हैं, अगर उन पदार्थों का उपयोग मानव ने नहीं किया है, नहीं जब तक मानव उनका उपयोग नहीं करता है तब तक वे क्या नहीं है? संसाधन नहीं है। जबकि मानव उनके साथ जैसे ही क्रियाकलाप करता है वह स्वयं क्या बन जाते हैं? संसाधन बन जाते हैं। और जब मानव देखिए उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए अपने मस्तिष्क का, कौशल का, कुशलता का, हुनर का उपयोग करता है तब स्वयं मानव भी क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। क्योंकि मानव उन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए ज्ञान का उपयोग करता है, कौशल का उपयोग करता है, हुनर का उपयोग करता है और अपने लिए उन पदार्थों को उपयोग के लिए बनाता है, तब मानव स्वयं क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। अब मोटे तौर पर संसाधन कहते किसे, इसकी परिभाषा मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि वे पदार्थ जिनका उपयोग कर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला पहले एक चट्टान का टुकड़ा था, जबकि मानव ने ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कोयले का उपयोग किया तब कोयला क्या बन गया? संसाधन बन गया। जैसे भाप का इंजन है तो भाप के इंजन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। ऊर्जा के लिए किसका उपयोग किया? कोयले का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? कोयले का उपयोग किया। तब कोयला क्या बन गया? संसाधन बन गया। क्या बन गया? संसाधन बन गया। क्लियर? फिर एक परिभाषा और मैं स्पष्ट करता हूं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु कि हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसमें उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जो हमारी क्या करती है? आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा जिसको बनाने के लिए एक विशेष प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है जिसके द्वारा आर्थिक रूप से संभावित और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। जो आर्थिक रूप से क्या हो? संभावित, जो आर्थिक रूप से संभाव्य व सांस्कृतिक रूप से मान्य तथा एक और इसमें शब्द है वो क्या है कि जिसके लिए क्या हो? बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी, विशेष प्रौद्योगिकी उपलब्ध, विशेष प्रौद्योगिकी उपलब्ध क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। क्लियर? यानी प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। मानव क्या करता है? कोई भी वस्तु जो प्रकृति में मौजूद हो, चाहे पर्वत हो, चट्टान हो, जल हो, किसी भी प्रकार के चट्टान हो, चाहे अग्नि चट्टान हो, कोई भी धातु हो, एनीवन, उनको अपने उपयोग के लिए क्या करता है? एक विशेष प्रौद्योगिकी से गुजरना पड़ता है और कौशल का उपयोग करता है और उसी को जब मानव उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तब वो क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। अब देखिए संसाधन में भी क्या बनता है? यहाँ का ट्रिंगल बनता है। क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज में क्या बनेगा? देखिए मानव क्या करता है? बीच में क्या है? मानव है। क्या है बीच में? मानव है। मानव देखिए किसके साथ करता है? मानव बाहर क्या है? भौतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण। इसके बाद में इस तरफ क्या होगा?
प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, कौशल, मशीनीकरण। इसके बाद में देखिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं। विभिन्न प्रकार की क्या होती है? संस्थाएं होती है जो क्या करती है? संसाधन बनाती है, क्रिएट करती है, और मानव इनके साथ क्या करता है? क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। संबंध, मानव क्या करता है? इनके साथ क्रियात्मक संबंध करता है। उन्हें देखिए, इसको समझने का प्रयास करें। भौतिक पर्यावरण है, प्रकृति में क्या होता है? भौतिक पर्यावरण होता है, भौतिक भूगोल है, जैसे पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं। ये किसकी देन है? मिट्टी है, किसकी देन है? प्रकृति की देन है। इसके बाद में उस प्रकृति में कौन मौजूद है? मानव मौजूद है। विभिन्न प्रकार की जो भी देखी हुई निर्माण इकाइयां हैं या संस्थाएं हैं जो क्या करती है? संसाधनों का निर्माण करती है। वहां पर क्या मौजूद है? टेक्नोलॉजी मौजूद है, प्रौद्योगिकी मौजूद है, और मानव क्या करता है? इन सभी के साथ क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। और किसका निर्माण करता है? संसाधनों का निर्माण करता है। किसके लिए? अपने उपयोग के लिए। अर्थात साधारण भाषा में कह सकते हैं कि प्रकृति में मौजूद वे पदार्थ या कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है जिसका उपयोग कर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। क्लियर? आगे चर्चा करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? संसाधनों का वर्गीकरण, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है जो ए बिंदु आता है, किसके आधार पर है? क बिंदु की बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार। इसकी बात करेंगे हम, उत्पत्ति के आधार पर हम बात करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं संसाधन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन सा है? जैव। वह दूसरा कौन सा है? अजैव संसाधन। दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन है, दूसरा कौन सा आता है? अजैव संसाधन आता है। ठीक है? जैव संसाधन जिनमें जीवन विद्यमान हो। क्या विद्यमान हो? जिनमें जीवन विद्यमान हो, उन संसाधनों को जैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। जबकि जिनमें जीवन विद्यमान नहीं हो तो उनको किसके नाम से जानते हैं? अजैव संसाधनों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला जो ख बिंदु है, उसके अंदर आता है समापेयता के आधार। किसके आधार पर है? समापेयता के आधार पर। इसमें हम चर्चा करेंगे समाप्यता के आधार पर है नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य संसाधन। इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है नवीकरण योग्य, दूसरा है अनवीकरण योग्य। इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? इसको हम देखिए गैर परंपरागत संसाधन और देखिए गैर परंपरागत संसाधन है और एक परंपरागत संसाधन। इसको दो नामों से और पुकार सकते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। यानी गैर परंपरागत संसाधन इसको हम कह सकते हैं, जिसका अध्ययन आपने आठवीं क्लास में किया है, 7th क्लास में किया है, अच्छी तरह से 9th क्लास में किया है।
देखिए नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य एक बार करके पुनः जिनका उपयोग कर सकता है अपने जीवन में, यानी वे संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य एक बार करने के बाद में पुनः उपयोग कर सकता है, अर्थात जिनमें क्या पाई जाती है? चक्रीय पद्धति पाई जाती है, पुनः उनका उपयोग कर सकता है, उनको नवीकरण योग्य संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य हमेशा उदय होता है, सूर्य तब ऊर्जा प्राप्त होती है, दूसरे दिन उतनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाली है। तो ये क्या है? सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, इनका क्या कर सकते हैं? पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है। अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद में पुनः उपयोग नहीं कर सकते या पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, उनको अनवीकरण योग्य संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे कोयला, 1 किलो कोयला हमने जलाया, उसकी राख हो जाती है, क्या पुनः कोयला बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। पेट्रोल है, डीजल है, एक बार जलाने के बाद में पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनके क्या है? निश्चित भंडार है, इनके क्या है? अनिश्चित भंडार है। तो इनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? समाप्यता के आधार पर, समाप्त होने योग्य के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। क्लियर? पहला उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, यानी हमारी पृथ्वी का जब उद्भव हुआ तो उस समय इसको 2 भागों में हमने बांटा है। तो जैव जिनमें जीवन विद्यमान है, अजैव जिनमें जीवन विद्यमान नहीं है, निर्जीव जिसको हम कह सकते हैं। इसके बाद में आता है स्वामित्व के आधार पर। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्वामित्व के आधार पर। इसके अंदर चर्चा करते हैं स्वामित्व के आधार पर। देखिए पहला आता है व्यक्तिगत स्वामित्व में, पहला क्या आता है? व्यक्तिगत। दूसरा देखिए सामुदायिक। तीसरा देखिए, पहला व्यक्तिगत है, दूसरा सामुदायिक है, तीसरा इसके अंदर आता है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। तीसरा राष्ट्रीय है, चौथा अंतरराष्ट्रीय। अब हम एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए व्यक्तिगत का मतलब होता है किसी एक विशेष व्यक्ति का क्या होता है? उस संसाधन पर अधिकार होता है, उस विनिर्माण इकाई पर अधिकार होता है, उस उत्पादन क्षेत्र पर क्या होता है? अधिकार होता है, उसको हम व्यक्तिगत कह सकते हैं। जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, ये क्या है? व्यक्तिगत है। जैसे जमीन जायदाद है, ये क्या है? व्यक्तिगत है। क्लियर? इसके बाद में आता है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब होता है समाज। जैसे उदाहरण के लिए सहकारिता, हम एक के लिए और सब एक के लिए, एक सब के लिए और सब एक के लिए। जो सहकारिता का सिद्धांत हो समुदाय है, यानी सभी लोगों का, इस पर क्या होता है? आधिपत्य स्थापित होता है। इसके बाद में राष्ट्रीय, अर्थात हमारे देश में जो प्रौद्योगिकी होती है, मैंने पुनः पहले चर्चा की थी कि कोई भी संसाधन बनाने के लिए क्या उपलब्ध होती है? प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है, और उस देश का क्या होता है? उस संसाधन के उत्पादन पर आधिपत्य स्थापित होता है, तो वो क्या होता है? राष्ट्रीय होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय होता है। इसके बाद में आता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय देखिए जो नेवी होती है, क्या होती है? ये भारत का नीचे से नहीं बनता है इसका, ये समुद्री सीमा है। कौन सी सीमा है? इसके आगे किसके? प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पर कैसा भारत है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर बात करते हैं 12वीं 24वीं, और इसके बाद में आता है 200 मील। यानी 1 मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। एक नॉटिकल एरिया बराबर कितना होता है? नॉटिकल एरिया, ये किसकी सीमा है? समुद्री सीमा है। यानी 12 मील तक, 12 मील की दूरी, यानी हमारी तटीय सीमा है। इस तटीय सीमा से लगभग 12 मील की दूरी तक क्या होता है? एकाधिकार स्थापित होता है। वहां पर
भारतीय सेना के जो नौजवान है, हमारी सरकार है, विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक इकाई है वहां पर क्या कर सकती है, खनन कर सकती है, मछली पकड़ सकती है, इत्यादि क्या कर सकती है, यहाँ पर व्यापार का संचालन कर सकती है। इसके बाद 24 नॉटिकल एरिया होता है, यहाँ पर भी करती है, ये पूर्णतः अधिकार में होता है। इसके बाद में 24 का भी अधिकार होता है। इसके बाद में जो 200 मील है वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। यहाँ से 200 मील की दूरी पर है, वो कौन सा क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, जहाँ पर देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री जो सीमा है उसके अंदर जो भी समझौते होते हैं वो समझौतों के आधार पर क्या किया जा सकता है, वहाँ पर खनन किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा अधिकार नहीं स्थापित होता, किसी देश का नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो भी विभिन्न प्रकार के विभाग हैं उनका क्या होता है, जैसे WTO है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यहाँ पर क्या होता है, आधिपत्य स्थापित होता है। उसकी अनुमति के आधार पर ही है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनन के लिए होना क्या है, संभव है। जबकि 12 मील की दूरी पर है, यहाँ पर पूर्णतः 24 मील की दूरी पर है, यहाँ पर पूर्णतः किसका अधिकार होता है, भारत का अधिकार होता है। क्लियर। इसके बाद में अंत में जो है अगला जो गया आता है वो देखिए विकास के स्तर क्या है, विकास के स्तर के आधार कैसे विकास हो, डेवलपमेंट कैसे, उसके स्तर के आधार पर है संसाधनों को देखिए। उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति नॉर्मल है, समापित और समाप्त होने योग्य, नवीकरणीय है, कभी समाप्त नहीं होगी, अनवीकरणीय है, निश्चित भंडार है, समाप्त होने योग्य है, स्वामित्व, अपना अधिकार, स्वाधिकार, व्यक्तिगत भी हो सकता है, समुदाय समाज का हो सकता है, पूरे देश का हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न प्रकार के जो विभाग है जो खनन क्रियाओं का संचालन करते हैं उनका अधिकार स्थापित हो सकता है। इसके बाद में विकास के स्तर क्या है, यानी कैसे इनका विकास हो सकता है, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। सबसे पहले देखिए इसमें आता है संभावी, जिनकी क्या हो सकती है, संभावना हो सकती है, वर्तमान में क्या हो सकती है, भविष्य में जिनकी संभावना जताई जा सकती है, जैसे बायोगैस है, बायोमास है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, तो इनकी क्या जताई जा सकती है, संभावना जताई जा सकती है, क्योंकि आपके नवीकरणीय संसाधन है, परंपरागत जो संसाधन है उनके भंडार निश्चित, तो ये समाप्त होने के बाद में मनुष्य अपने जीवन का संचालन करने के लिए है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने के लिए है, आनंददायी चहुमुखी विकास के लिए, आनंददायक जीवन व्यतीत करने के लिए है, वो ऊर्जा के लिए किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करेगा, तो उसकी खोज करने के लिए कौन से संसाधनों का हम सारा संभावी संभावना जता सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद में विकसित भंडार, दूसरा आता है विकसित भंडार, इनका क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है, ये संभावना जताई जा सकती है, इसका हम विकास कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के जैसलमेर है, बाड़मेर है, तो यहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा के जो प्लांट वो लगाकर क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके जो तटीय इलाके हैं, प्रायद्वीप के तटीय इलाके, यहाँ पर है पवन चक्कियाँ लगाई जा सकती है, तेज हवा चलती है, वहाँ पर पहाड़ी वाले इलाकों पे लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपका जो उत्तरी भारत है, यहाँ पर जो ये मेन बनता है, इस उत्तरी भारत है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो नदियाँ निकलती है, कल करती हुई नदियाँ प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर डैम बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं, और बांध के द्वारा क्या कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, नदी का जल रोक कर बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो विकसित भंडार, विकसित भी कर सकते हैं। इसके बाद संचित कोष, तीसरा बिंदु आता है वो देखिए संचित कोष, ये भी किसका हिस्सा है, भंडार का हिस्सा है। हम संचय भी कर सकते हैं, संसाधनों का क्या कर सकते हैं, उचित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। अब देखिए मैं चार्ट बना देता हूं, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें।
संसाधन। देखिए एकदम निजी वे में समझ रहे हैं। संसाधन आपकी पेन है, आपकी कॉपी है, आपकी किताब है, आप जिस टेबल पर बैठते हैं, जिसका भी सहारा लेते हैं और आराम महसूस करते हैं, वही क्या है? सुविधा प्रदान करता है। वही क्या है? संसाधन है। नॉर्मल वे में देखिए संसाधन दो प्रकार के होते हैं साधारणतः। एक क्या होता है? प्राकृतिक होता है। दूसरा कौन सा होता है? मानवीय होता है, जिसका निर्माण किसने किया? मानव ने किया। नॉर्मल वे में समझ रहा है? जिसका निर्माण इजी वे में, आराम से, सरल में, जिसका निर्माण किसने किया? मानव ने किया। विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करके, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा। इसके बाद में देखिए प्राकृतिक, जो किसकी देन है? प्रकृति की देन है। जब प्रकृति बनी, स्ट्रक्चर बना, इसका विकास हुआ, उद्भव हुआ, तो प्रकृति की देन है। वो कौन से संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। अब पुनः प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला कौन सा है? अभी मैंने पहले चर्चा की थी, नवीकरणीय, नवीकरण। और दूसरा कौन सा है? नवीकरण योग्य। यह भी योग्य होगा। ठीक है ना? दोनों की मैंने परिभाषा स्पष्ट की, उदाहरण दिया आपके सामने। इसमें पेट्रोल, डीजल है, कोयला, यह रहेगा नवीकरण। इसका क्या नहीं कर सकते हैं? पुनः उपयोग में नहीं ले सकते। ठीक है? तो धातु को क्या कर सकते हैं? पुनर्चक्रीय विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं कि उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, गलाकर नवीकरण योग्य। इसके बाद में देखिए अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य को भी दो भागों में बांट सकते हैं। अनवीकरण योग्य को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक कौन सा है? चक्रीय, यानी जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चक्रीय है पुनः, जैसे धातु, जैसे धातु है, लोहा है, लोहा पुराना हो जाता है, जिसके जंग लग जाती है, फिर उसको गलाकर है विभिन्न प्रकार के भट्टियों के द्वारा जैसे तैयार किया जाता है मशीनों के द्वारा, तो उसको क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो क्या है? चक्रीय। इसके अलावा दूसरा क्या है? अचक्रीय। दूसरा कौन सा होता है? अचक्रीय होता है। अचक्रीय में कौन सा आएगा? जीवाश्म ईंधन आएगा। अचक्रीय में कौन सा आता है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आता है इसके अंदर, जिसको हम क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी को जलाया, क्या वो लकड़ी पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। ठीक है ना? पुनः पेड़ लगाएंगे, फिर पुनः उसको क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो ये क्या है? अचक्रीय है। इसके बाद में देखिए नवीकरण योग्य में है वो सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन। इसको भी कितने भागों में बांट सकते हैं? इसको भी दो भागों में हमने बांटा है। देखिए नवीकरण योग्य को भी, एक तो क्या होता है? सतत। इसके अलावा एक क्या होता है? इसके अंदर आएगा जैव। कौन सा आएगा? जैव आएगा इसके अंदर। सतत की अगर हम चर्चा करते हैं तो जैसे पवन है, जल है, ये इसके अंदर आता है। पवन है, इसके अलावा जल है, इसके अंदर आएगा नवीकरण योग्य। जल और पवन हमेशा चलती रहती है, जल बहता रहता है, तो इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहाड़ों से नदियाँ निकलती है, फिर मैदानी भागों में प्रवाहित होती है। इसके बाद में क्या होता है? इसका पहले आपको समझाया हुआ कि अच्छी तरह से पीछे वाले क्लासों में पर्वतों से निकल के ऐसे प्रवाहित होती है, फिर समुद्र में जल, फिर क्या होता है? जल गर्म होता है, फिर बर्फ के रूप में पर्वतों पर जलता है। तो ये क्या होता है? पुनरावृत्ति होती रहती है। इसको सतत लगातार क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में जैव में देखिए अगला जो बिंदु है जैव। जैव को दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति वन और वन्य जीव। इसमें क्या होता है? एक तो प्राकृतिक वनस्पति होती है, इसके अलावा दूसरे बिंदु के अंदर इसके अंदर आता है वन्य जीव। वन्य जीव
दो बिंदु इसके अंदर आते हैं। क्लियर? ये इसका चार्ट है, अच्छे तरह से समझ लेना, ठीक है ना। इसमें देखिए मानवीय पे और चर्चा करेंगे, संस्थाएं एवं संरचना एवं संस्थाएं। मानवीय में क्या होता है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, संस्थाएं एवं संरचना। इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, संस्थाएं एवं संरचनाएं। और इसके बाद में मात्रा एवं गुणवत्ता, दो बिंदु इसके अंदर आते हैं, एक तो मात्रा आती है और एक कौन सा आता है, गुणवत्ता आती है। मात्रा एवं गुणवत्ता दो बिंदु इसके अंदर आते हैं। यानी मानव क्या करता है, कोई भी प्राकृतिक संसाधन है तो उनको बनाने के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाता है, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का सहारा लेता है और उन्हें उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता क्या करता है, निर्धारित करता है। पुनः देखिए इसको मानवीय संस्थान, मानव निर्माण करता है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विनिर्माण इकाइयों के द्वारा एवं संरचनाओं के द्वारा, मशीनीकरण के द्वारा, और उन संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता में क्या करता है, सुधार करने का प्रयास करता है। क्लियर? इसके बाद में देखिए संसाधनों के वर्गीकरण की हम चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे, वर्गीकरण। संसाधनों का प्रकार, उत्पत्ति क्या है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। इसके आगे पहला शॉर्ट में बताऊंगा, उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर हमने चर्चा की थी, तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इन वे संसाधन जिनमें जीवन विद्यमान है अथवा इन संसाधनों के प्रकार प्राप्ति किससे होती है, जीवमंडल से। पहला कौन सा बताया था, जैव, जिनमें जीवन विद्यमान है, जिनकी प्राप्ति किससे होती है, जीवमंडल से होती है। उनको जैव संसाधन के नाम से जाना जाता है, जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, जैव संसाधन के हैं। इसके बाद में अजैव संसाधन, वे सभी संसाधन। दूसरा आता है अजैव, वे सभी संसाधन जिनमें निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। वे सभी संसाधन जो किससे बने हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, या जिनमें जीवन विद्यमान नहीं है, उन्हें अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं। इसमें उदाहरण कौन सा आएगा, देखिए इसमें चट्टानें हैं, एवं धातुएं। इसके अंदर दो आते हैं, तो चट्टानें आता है, धातुएं आता है। इसमें जीवन विद्यमान होता है, इसमें जीवन विद्यमान नहीं होता है, विद्यमान नहीं होता है। इसके बाद में सापेयता क्या है, दूसरा मैंने बताया समापेयता के आधार पर। इसमें मैंने दो चर्चा की थी, एक तो कौन सा है, नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधनों की अगर हम बात करेंगे, संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है। यानी वे सभी संसाधन जिनको रासायनिक, भौतिक या मशीनीकरण के द्वारा, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं, उदाहरण की अगर हम चर्चा करें तो देखिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, नवीनीकरण योग्य है। फिर अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग जीवन में एक बार करने के बाद में पुनः उपयोग नहीं कर सकते, उनको अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जाना जाता है, जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, परिभाषा में स्पष्ट कर चुका हूँ।
तो उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन के नाम से जाना जाता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। विभिन्न प्रकार के जो खनिज है, खनिजों के अलावा जीवाश्म ईंधन, दो इसके उदाहरण हैं, तो खनिजों के अलावा जीवाश्म ईंधन, ये किसका उदाहरण है? आपके अनवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है। ये कौन सा है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन का क्या ये उदाहरण है। क्लियर? इसके बाद हम चर्चा करते हैं, इनमें कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, देखिए अनवीकरण योग्य संसाधनों में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें पुनर्चक्रीय पद्धति पाई जाती है। जो मैंने चर्चा की थी कि धातु, जैसे लोहा है, जंग लग जाती है, खराब हो जाता है, तो इसको पुनः गलाकर क्या कर सकते हैं, इसे पुनः धातु प्राप्त हम कर सकते हैं। नई धातु वैसे की वैसे प्राप्त कर सकते हैं, गलाकर उसको नया बनाया जा सकता है। तो एक इसका उदाहरण है, कुछ इसमें धातुएं होती हैं जिनको हम पुनः भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में स्वामित्व क्या है? तीसरा बिंदु कौन सा था? स्वामित्व के आधार पर। इस पे चर्चा करते हैं स्वामित्व के आधार पर। इसमें देखिए स्वामित्व के आधार पर है व्यक्तिगत संसाधन। ये संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। मैंने बात की थी किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार स्थापित होता है, वे संसाधन जिन पर किसी विशेष व्यक्तियों का अधिकार स्थापित हो तो उन्हें व्यक्तिगत संसाधनों के नाम से जाना जाता है। पहला इसका कौन सा था? व्यक्तिगत में कौन सा है? जैसे बाग है, बगीचा है, इसके अलावा बाग है, बगीचा है, बगीचा के अलावा देखिए इसके अंदर है तालाब है, चारागाह है, कुआं है, तालाब भी आता है इसका, तालाब के अलावा चारागाह है, ये इसके क्या है? उदाहरण है इसके व्यक्तिगत संसाधन के। इसके बाद में आता है आपके स्वामित्व। कौन सा आता है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी वे संसाधन, इसके अंदर दूसरा आएगा सामुदायिक पर समुदाय, समाज, सभी लोगों का अधिकार स्थापित हो तो उन संसाधनों को सामुदायिक संसाधनों के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अगर हम चर्चा करें तो उदाहरण के लिए चारण भूमि। कौन सी भूमि आती है? चारण, जहाँ पर सभी लोग चराते हैं, पशुओं को चराते हैं। शमशान भूमि है, तालाब इत्यादि। शमशान भूमि होती है, तालाब इत्यादि, नॉर्मल है, इजी वे में आप समझ सकते हैं, हार्ड नहीं है। इसके बाद